हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं सी टेट की क्लास महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा था गणित शिक्षण को, आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आइए शुरू करते हैं हिंदी शिक्षण। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षण को पढ़ते हैं, पेडागोजी को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चनों के साथ हमें पढ़ने में आनंद आता है और समझ भी अच्छा आता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लेखन है। लेखन क्या है? ये एक भाषा कौशल है। मैंने भाषा कौशल पढ़ाया था, भाषा कौशल के बारे में बताया था। सु वो प ली, सुबोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, इन सब से हम भाषा प्रयोग करना सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। ये एक क्रम से सीखी जाती है, ये एक एक करके सीखी जाती है। ये सभी से एक संबंधित है, अंतर संबंधित है। ये क्वेश्चन हम पूछ लेता है, ये सब अंतर संबंधित है, एक एक करके सीखी जाती है, क्रम से सीखी जाती है। इनका क्रम ये है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये सुनना है वो कैसा है? ग्रहणात्मक। बोलना कैसा है? अभिव्यक्तात्मक। पढ़ना कैसा है? ग्रहणात्मक। लिखना कैसा है? अभिव्यक्तात्मक। इसी को हम ग्रहणात्मक को ग्रहण करना, किसी से लेना, निर्यात आयात करना, इसी को निर्यात आयात निर्यात, इसी को हम उत्पादक कहेंगे। उत्पादक। पढ़ने का मतलब है अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना, भाव ग्रहण करना। जो लिखा हुआ होता है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, उसके भाव को ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके भाव और अर्थ को ग्रहण करना, यानी ग्रहणात्मक है तो हम क्या ग्रहण करेंगे उससे? अर्थ और भाव। चलो आइए अब इसके हम देखते हैं, इसके जो ऑप्शन हैं उनको हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, यह एक उत्पादक कौशल है। दूसरा, विशिष्ट विधा। विशिष्ट विधा तक सीमित। तीसरा है, यह एक ग्रहणशील कौशल है। चौथा है, एक रेखीय प्रक्रिया है। इनमें से जो मैंने बताया, उत्पादक कौन सा है और ग्रहणात्मक कौन सा है? तो ग्रहणात्मक बताया था मैंने, पढ़ना, सुनना, और उत्पादक जो बताया था वो लेखन और बोलना, उत्पाद करना, दूसरे तक हमारी बात पहुंचना। ये दोनों ऐसे सीमित वो हैं जो हमारा भाषा कौशल होते हैं, वो रेखीय होते हैं, एक क्रम में सीखे जाते हैं, एक एक करके सीखे जाते हैं, क्रम में सीखे जाते हैं, सुनना, बोलना, और अंतः संबंधित होते हैं। ये विशिष्ट विधा है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो गया लेखन क्या है? उत्पादक। तो हमारा ऑप्शन हो गया पहला, उत्पादक। पढ़ना और सुनना ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक लेखन और बोलना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पठन सामग्री
एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या तात्पर्य है। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ना क्या तात्पर्य है। जब हम बारीकी से पढ़ते हैं, हमने छोटे पे पढ़ा होगा, जब हम किसी शब्द को इतना नहीं जानते हैं, किसी वाक्य को इतना नहीं जानते हैं, किसी चीज़ को हम इतना नहीं जानते हैं, तो टीचर खोजने को कहते हैं कि तुम विशिष्ट शब्द को ढूंढो। लेकिन हम इतना नहीं जानते हैं तो हम पूरा बारीकी से एक एक करके पढ़ते हैं, धीमे धीमे करके पढ़ते हैं, विशिष्ट चीज़ों को छांटने के लिए कि हम ये रहा सर, ये आपने कहा था, ये शब्द ये रहा। पहले हम बहुत धीमे धीमे, बहुत ध्यान से, बारीकी का मतलब है बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो ध्यानपूर्वक कैसे पढ़ेंगे? किसी चीज़ को जब टीचर कहते हैं, जब हम कक्षा 1, 2 या 3 में पढ़े थे तो इतना शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। जब हमने शुरू किया था तब हमें इतना ज्ञान नहीं होता है, तो टीचर हमें देते थे कि इस शब्द को ढूंढ के बताओ, एक पूरा पाठ दे देते थे कि इसमें ये शब्द है, उसे ढूंढो। तो हम बहुत बारीकी से देखते थे कि ये शब्द कहाँ है, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते थे, उसे ढूंढते थे। उसी को पूछ रहा, एक पठन सामग्री में बारीकी से पढ़ने का क्या तात्पर्य है। तो बारीकी से हम तक कब पढ़ते थे, ये आपने देखा होगा और खुद महसूस किया होगा कि जब टीचर कहते थे इस शब्द को ढूंढो, या परिवार वाले कहते थे इस पाठ से इस शब्द को ढूंढो। जब किसी चित्र दे देते हैं, जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक पर कोई चित्र दे देते हैं, इसमें संख्या 5 देखिए, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो हम उसे ध्यानपूर्वक बारीकी से देखते हैं कि इसमें कहाँ लिखा है, इसमें क्या छुपा हुआ है। कहते हैं, वो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं इमेज को कि इसमें क्या छुपा हुआ है, बताइए कितने आदमी हैं, कितने पौधे हैं और कितने क्या क्या हैं। तो हम उसे बारीकी से देखते हैं। उसी को पूछ रहा है कि एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या तात्पर्य है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, पठन सामग्री में है क्या है, यह जानना। पठन सामग्री में क्या है यह जानना, क्या है जो सामग्री हमारे लिए दी गई है, इसमें क्या क्या है, ऐसी चीजें ध्यान, ऐसे कोई ध्यान से नहीं, ऊपर से ही एकदम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं क्या क्या है सामग्री में। अगर ये जानना हो तो पठन में रुचि उत्पन्न करना, पठन में रुचि उत्पन्न करना। एनसीएफ का मानना है कि कहानी, कविता आदि, खेल आदि को जब हम पाठ्यक्रम में डालेंगे, पढ़ने में डालेंगे, तो बच्चों की रुचि उत्पन्न होगी, आनंददायक पढ़ाई होगी और कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता बढ़ेगी और परिकल्पना, अपसारी चिंतन बढ़ेगा, सृजनात्मक संरचना, ये सारी चीज़ बढ़ेंगी कविता कहानी से, रुचि बढ़ेगी पढ़ने में कविता कहानी से। तो पहला तात्पर्य तो कविता कहानी का है कि उस बच्चों में रुचि आए और सृजनात्मकता बढ़े। तो सृजनात्मकता प्रथम वरीयता है और उसके बाद रुचि और आनंद आए पाठ्यक्रम में, इसलिए कविता कहानी जोड़ते हैं। तो यहाँ पढ़ने का कोई मतलब ये नहीं है कि रुचि से हो। जब कविता कहानी की बात करें तो रुचि से संबंध है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विशिष्ट सूचना ढूंढना। विशिष्ट सूचना ढूंढना, मैंने बताया अभी कि जब हम कोई मैगजीन वगैरह आती है या व्हाट्सएप पे कुछ चित्र आते हैं, फेसबुक पे कुछ चित्र आते हैं, इसमें ये शेर हो, शेर को ढूंढिए, बिल्ली है, बिल्ली को ढूंढिए, यानी विशेष सूचना को ढूंढना। चौथा ऑप्शन है हमारा, पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना, इसकी उसकी जांचने के लिए कोई खास जरूरी नहीं है कि उसे बारीकी से देखा जाए, देखना तो है, लेकिन इतनी भी बारीकी से क्या ढूंढते हैं हम, उसकी विशेष सूचना को कोई चीज़ ढूंढेंगे तो बारीकी से ढूंढेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड, विशिष्ट सूचना को ढूंढना। और जांचना वगैरह हमारे लिए नेगेटिव होते हैं तो इसे काट देंगे, यानी कि विशिष्ट सूचना को ढूंढना। अगला ऑप्शन है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ज्यादातर आते हैं सीटेट में। अगला क्वेश्चन है, भाषा व्याकरण कब सबसे
अच्छा सीखा जा सकता है। भाषा व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? तो व्याकरण के बारे में कुछ चीज़ें बता दें। व्याकरण भाषा पर नियंत्रण लाती है, भाषा पर परिपक्वता लाती है। भाषा को हम सबसे अच्छा सीख पाते हैं व्याकरण के द्वारा। उस पर जो नियंत्रण और जो हमारा कब्जा है, व्याकरण से भाषा पर कब्जा आता है, नियंत्रण आता है, परिपक्वता आती है व्याकरण द्वारा। तो कब सबसे, और व्याकरण से भाषा में त्वरितता आती है। त्वरित यानी तेजी, भाषा ज्ञान में तेजी आती है व्याकरण के द्वारा। त्वरित होता है भाषा ज्ञान हमारा व्याकरण के द्वारा। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। और ये व्याकरण जो है आगमन विधि से पढ़ाई जाती है। आगमन विधि सबसे अच्छा तरीका है, उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण दो, उसके बाद नियम से पढ़ाओ, तब हम व्याकरण पर अच्छा नियंत्रण, अच्छा परिपक्वता, अच्छा प्रभाव होगा हमारा भाषा पर। जब व्याकरण हम ऐसे उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, नियम की ओर जाएंगे, तब हमारा सही होगा। तो पहला ऑप्शन है पठन सामग्री, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करना। दूसरा है व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करना। तीसरा ऑप्शन है व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करना। चौथा है संरचनात्मक उपागम को अपनाना। संरचनात्मक उपागम को अपनाना। भाषा व्याकरण कब सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? तो मैंने बताया उदाहरण देके, पहले उदाहरण के साथ समझाएं, आगमन विधि से, और फिर नियम की ओर जाएं। तो पहला ऑप्शन है पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान एकीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करवाना। अलग से जब हम अभ्यास करते हैं केवल, तो संकल्पनाओं का ही हम अभ्यास कराएंगे। अलग से अभ्यास कराना हमारे लिए भाषा के साथ पक्षपात हो जाएगा। और ये हमारा एनसीईआरटी का नियम भी है कि एक संरचना से दूसरी संरचना को जोड़कर पढ़ाएं, एक से दूसरे को जोड़कर पढ़ाएं। अलग से कुछ नहीं किया जा सकता। अलग से अगर पढ़ाने की बात करें तो हमें काट देना चाहिए। कंतष्टीकरण की बात करें, कंतष्ट याद करना, स्मरण की बात करें, तो हमें देखते ही काट देना चाहिए। संरचनात्मक उपागम को अपनाना। संरचनात्मक और संरचना यानी रचनात्मक जो व्याकरण सीखने के तरीका हैं, सामग्री है, उन्हें एकत्रित करके पहचान को एकीकृत करके, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करना। हम तब अच्छा सीखेंगे जो पठन सामग्री है और संरचनात्मक तरीके हैं, उनको सबको एकत्रित करके तब हम व्याकरण को सीखें, तो हम सबसे अच्छा सीख पाएंगे। यानी संरचनात्मक उपागम, यहाँ केवल एक ही चीज़ की बात की गई है। और यहाँ पर पठन सामग्री के साथ साथ संरचना यानी जो हमारी सृजनात्मक अलग अलग तरीके हैं, उनसे अगर हम पहचान करके अगर उन्हें सीखेंगे, एकीकृत करके हम सीखेंगे, तो व्याकरण को बहुत अच्छा सीखेंगे। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके हम व्याकरण को सीखें। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा आकलन का अच्छा तरीका है। भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? जब मैंने बताया है कि भाषा आकलन, किसी भी चीज़ का आकलन करें तो टीचर को चाहिए कि उसे ध्यानपूर्वक देखे, बच्चे को उनसे वार्तालाप करे, प्रश्न करे,
और उनसे भाषण दिलवाए आदि चीज़ों को जब हम करेंगे तो हमारा भाषा आकलन अच्छा होगा। जैसे और बताया कि जैसे कोई चीज़ घटना घटी है उसके बारे में उनसे पूछे तो वो वर्णन देंगे, इससे पता चलेगा कि इसकी भाषा का स्तर क्या है। उससे कहीं कोई कहानी सुनाओ तो उससे पता चलेगा इसकी भाषा का स्तर क्या है। ऐसी चीज़ों को जब हम करेंगे तो भाषा आकलन सबसे अच्छा कर पाएंगे। भाषा आकलन के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बुलवाना, किसी भी तरीके से उनके अनुभव को बुलवाना, उनके जो बीता हुआ है उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनको अगर हम बुलवाएंगे, मुंह से भाषण करवाएंगे तो उनका भाषा जो स्तर है वो हमें अच्छे से पता चलेगा। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन, कहानी कहना। दूसरा ऑप्शन है कहानी लिखना। तीसरा ऑप्शन है घटना वर्णन। चौथा ऑप्शन है श्रुत लेख। तो पहला जो है इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो इसमें नहीं है सबसे अच्छा तरीका नहीं है, यानी हमें नेगेटिव ढूंढना है। तो कहानी कहना, मैंने बताया जब कहानी कहलवाएंगे तो उनके भाषा का स्तर पता चलेगा। लिखवाएंगे तब भी उनकी भाषा का स्तर पता चलेगा। किस कहेंगे कि कोई कहानी लिख के लाओ तो लेखन भाषा है, लेखन कौशल है, उसका पता चल जाएगा उन्हें कितने इसमें स्तर है। घटना वर्णन, उनसे वर्णन करवाएंगे फिर भी भाषा का पता चलेगा। कहानी कहलवाएंगे फिर भी पता चलेगा कि इसका कितना सुनने का और बोलने का कितना स्तर है। श्रुत लेख, सुन करके लिखना। जब बच्चा सुन करके लिखेगा सबसे अच्छा तरीका नहीं है, यानी कि जो अच्छा तरीका सबसे गलत तरीका है ये भी अच्छा तरीका। जब सुन के लिखेगा तो पता भी चलेगा कि ये कितना जानता है, इसका लेखन स्तर कितना, लेखन कौशल कितना है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका नहीं है। ये लास्ट में जब कोई ऑप्शन ना हो तब हो सकता है श्रुत लिखना, यानी बच्चे को जैसा भाषा सुन रहा है वैसे का वैसे ही उतार देना। इससे कोई खास प्रक्रिया नहीं मालूम पड़ेगी, केवल इतना ही मालूम पड़ेगा कि लेखन स्तर इसका त्रुटिपूर्ण तो नहीं है। इसमें लिखना और सुनना, उसके भाव को भी पता चल रहा है कि इसने क्या जाना हुआ है, क्या क्या कहानी सुनी हुई है, उसका सुनने का स्तर इसने कितना सुना है। तो इसमें सुनना और लिखना कितना मतलब तुरंत ही सुन रहा है और तुरंत ही उतार रहा है, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया चौथा, श्रुत लेख, सुन करके लिखना। इमला वैसे भी नेगेटिव बताई गई है क्योंकि इससे बच्चे पर ज़्यादा लाभ नहीं है, नेगेटिव से इससे हानि होती है, ज़्यादा लाभ नहीं है। तो हमारा एनसीएफ में इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, तो हमारा सबसे कम प्रभावी यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? आइए देखते हैं। एक प्याजे हैं, वो कहते हैं भाषा विचार भाषा से पहले है, यानी कि वो कहते हैं पहले विचार आएंगे उसके बाद भाषा आएगी, या पहले सोचना शुरू करेगा उसके बाद भाषा आएगी। दूसरे वाइगोत्स्की हैं, ये कहते हैं भाषा विचार से पहले है, यानी उनका उल्टा है। ये कहते हैं पहले भाषा आएगी उसके बाद विचार करना शुरू करेगा। फिर है एक स्किनर, ये कहते हैं भाषा को अर्जित या अर्जन किया जाता है, भाषा को सीखा जाता है, अनुकरण करके सीखा जाता है, अनुकरण द्वारा, अनुकरण से या अर्जित किया जाता है, किसी को देख करके, किसी को अनुकरण करके ऐसे सीखा जाता है। चौथे हैं चॉम्स्की,
वाइगोत्स्की जब समाज संस्कृति बात करे भाषा में, समाज संस्कृति ऐसी चीज परस्पर सहयोग ये कहे तो समझ लेना कि फिर किसी का नहीं है, वाइगोत्स्की का है। और यहां पर संज्ञान, आत्मसात, ये चीजें आ जाए, संज्ञान, आत्मसात वगैरह, तो समझ लेना प्याजे हैं। अनुकरण की बात करें तो समझ लेना स्किनर हैं। अर्जित की बात करें तो समझ लेना, अर्जन की बात करें कि अर्जन की जाती है तो समझ लेना स्किनर हैं। तो इन्होंने जो कहा है बच्चे में भाषा अर्जन क्षमता, अर्जित क्षमता, क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे में भाषा अर्जित क्षमता जन्मजात होती है। तो अर्जित क्षमता, इनका सबसे भाषा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कोई माना है तो चॉम्स्की को माना है। इन्होंने कहा है कि जो क्षमता होती है बच्चे की भाषा अर्जित करने की, भाषा अर्जन करने की, वो जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही भाषा अर्जन की क्षमता होती है। पहले से ही वो सीखता आता है, किसी से, किसी के अनुकरण से नहीं, कुछ नहीं, अपनी खुद की क्षमता होती है, बच्चे की स्वयं की क्षमता होती है भाषा अर्जन करने की। तो इनका महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण माना है, सबसे फर्स्ट में अगर भाषा का सिद्धांत आएगा साइकोलॉजी में तो चॉम्स्की का माना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बिना किसी उसके आए तो चॉम्स्की को लगाना है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम। तो भाषा अर्जन की क्षमता पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है प्याजे, दूसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है ब्रूनर। मैंने बताया प्याजे के बारे में, भाषा के बारे में क्या सिद्धांत दिया है। भाषा इन्होंने तीन परिभाषा दी, तीन तरह से सीखता है। चॉम्स्की का बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और भाषा अर्जन क्षमता जो सिद्धांत है वही इनसे संबंधित है। इनका सिद्धांत है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत। तो हमारा इंपॉर्टेंट भाषा जब क्षमता की बात करें तो समझ लेना कि वो चॉम्स्की की बातें कर रहा है और किसी की बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा ही है भाषा अर्जन क्षमता जो होती है बच्चे की जन्मजात होती है। स्किनर ने कहा है कि भाषा अर्जन करता है, इसने क्षमता की बात नहीं की है। ब्रूनर अधिगम सिद्धांत दिया है, सीखने का सिद्धांत दिया है इन्होंने, कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें ब्रूनर ने दी हैं। तो हमारा ऑप्शन चॉम्स्की हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें ही गलत हो जाती हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, पहला ऑप्शन है जन्मजात होती है, दूसरी है अर्जित की जाती है, अर्जित की जाती है, तीसरी है अनुकरणीय होती है, अनुकरणीय होती है, चौथी है बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन तो काट ही दें, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। दूसरी होती है अनुकरणीय। मैंने बताया अनुकरण करके किसमें, स्किनर, अर्जित करना स्किनर, अर्जित करना स्किनर, अनुकरण के द्वारा सीखना स्किनर, और जन्मजात की जब बात करें तो चॉम्स्की। और मैंने बताया है चॉम्स्की कहते हैं, क्षमता की बात करें, जन्मजात की बात करें तो चॉम्स्की, और चॉम्स्की का सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे भी सबको पता है कि बच्चे की जो क्षमता होती हैं सारी जन्मजात होती हैं, जितनी भी होते हैं जन्मजात होती हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, हर चीज़ सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। वात्सल्य प्यार बच्चे में सबसे ज़्यादा होता है, प्रेम सबसे ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कभी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा संवेग की अवस्था कौन सी होती है, तो बच्चों में होती है, शैशव अवस्था में होती है। जब हमने देखा होगा उदाहरण के तौर पर, जब कोई उसे किस करे
तो बच्चा उधर से बहुत ज़्यादा आपस में ऐसा संमोहित हो जाता है कि वो किस करने लगता है, बुरी तरह से चिपट जाता है, छूटने का नाम नहीं लेता है। तो हर चीज़, हर संवेग शैश अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ही अवस्था बढ़ती जाती है, कम हो जाता है। फिर जब हमारी बाल अवस्था के बाद यौवन अवस्था आती है तो हमारा फिर वात्सल्य प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन विषमांगी के लिए बढ़ता है। उस समय विषमांगी वगैरह के लिए नहीं होता ही है, उसमें हर चीज़ सबसे ज़्यादा होता है, गुस्सा क्रोध वगैरह सबसे ज़्यादा होता है, यानी संवेग शैश अवस्था में सबसे ज़्यादा होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नए क्वेश्चन के साथ।